हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिपरेशन पॉइंट आईएएस। सो होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छे से आप लोग मेहनत कर रहे हो और आप लोग जो है पूरा मन लगा के अपने एग्जाम के लिए जो है पूरी तरह से कहते हैं ना कमर बांध के तैयारी कर रहे हो। चलिए, तो ये है हमारी जो कल वाली वीडियो थी उसी का पार्ट 2, उसका कंटिन्यूएशन में है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि कल हमने की थी हमारे जो यूपीएससी का एग्जाम है उसकी स्कीम। ठीक है, जो हमारा यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जाम है हमने उसकी स्कीम की थी और आज हम लोग सिलेबाई या जिसको हम सिलेबस कहते हैं वो हम कवर करने वाले हैं। तो यूपीएससी की तरफ से स्पेशली ये एक नोट है दैट कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द सिलेबस पब्लिश्ड इन दिस सेक्शन for the preliminary examination and the main examination as periodic syllabus revision has been done in several subjects। तो एक पीरियोडिक रिवीजन होती है जो कि कोई बहुत बड़ी रिवीजन नहीं होती, माइनर लेवल पे रिवीजन होती है, लेकिन आपको इस रिवीजन के बारे में डेफिनेटली जो है आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए जब भी आपकी नोटिफिकेशन आती है एग्जाम की, जो भी आप सिलेबस आपको मिलता है आपको उस सिलेबस को अच्छे से देखना है। देखो, एक तो होता है जनरल सिलेबस जो मेरे पास है, मेरे को पता है कि हाँ ये जो जो मेनली जो भी सिलेबस है, अब जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो आनी ही आनी है उसमें, जैसे इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस आप बोल दो वो तो आना ही आना है हमें। ठीक है, ये चीजें हैं जो आनी आनी है, तो बड़ी मेजर लेवल पे जो चीजें हैं तो वो तो है ही है, उसको तो कुछ भी चेंज नहीं है। थोड़े थोड़े जो चेंजेस होते हैं वो हमें नोटिफिकेशन के टाइम पे पता चलते हैं। ठीक है जी। तो हमें दोनों चीजें, पहले हम जो है जनरल वाला जो सिलेबस लेके चलते हैं। अब जो देखो नोटिफिकेशन तो एग्जाम के पहले आएगी ना, लेकिन हम लोग तो तैयारी पहले शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें भी पता है कि यूपीएससी की तैयारी कम से कम साल पहले शुरू करते हैं, तो हम लोग तो पिछले सिलेबस के हिसाब से ही करते हैं। ठीक है, तो एक बार हमारी मेन तैयारी तो हो गई है, लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगी तो मेरे को ये चेक करना है कि उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस तो नहीं है, अगर हैं तो मैं वहां पे उनको कवर अप कर लूंगी। ठीक है जी। तो उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे हमारा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो जैसे सभी को पता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में हमारे पास जनरली बता रही हूँ कि हमारे पास दो होते हैं, एक GS1 एक GS2। GS1 में जनरल स्टडीज जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, एनवायरमेंट है, इकोनॉमिक्स है, वो आता है। अगर पेपर 2 की बात करें, GS2 वो है हमारा CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास मैथ्स है, मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, थोड़ा एथिक्स वगैरह, सॉरी डिसीजन मेकिंग वगैरह, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन दोनों की एग्जाम जो होते हैं हमारे 200 मार्क्स के होते हैं और 2-2 घंटे के होते हैं। पेपर 1 इन मॉर्निंग शिफ्ट एंड पेपर 2 इन इवनिंग शिफ्ट। रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको पेपर के लिए कोई भी कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, कोई भी इतना नहीं बताता। ठीक है जी, इतनी बारीकी में कोई नहीं बताता ताकि कोई भी जो नए बच्चे हैं, जो नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो तैयारी करने में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं जनरल स्टडीज पेपर 1 में क्या आता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने अंडरलाइन किया है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, तभी मैंने कल की जो वीडियो है उसमें आपको बोला था कि आपको सिलेबस को अच्छे से याद करना है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप सिलेबस देखोगे आपको पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जब भी आप कुछ पढ़ोगे आपको पता होगा कि हाँ ये सिलेबस के मुताबिक मेरे पढ़ने वाली चीज है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो हमने करंट इवेंट्स करने हैं, वो ध्यान से सुनिए। करंट इवेंट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने वो करने हैं जिनकी कोई नेशनल या इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस हो, यानी कि हमारे देश को या ओवरऑल वर्ल्ड को वो किसी तरह से इफेक्ट कर रहे हो, हमने वो करंट इवेंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो जब भी न्यूज़पेपर पढ़ना है तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब देखिए, कहने को तो हिस्ट्री लिख देते, नहीं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो लिखा ही लिखा, साथ में इंडियन नेशनल मूवमेंट को स्पेशली लिखा। इसका मतलब ये है कि हमने हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो पढ़नी है जिसमें हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे,
मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे इंडिया की। तो मॉडर्न हिस्ट्री में तो ये आना ही था, लेकिन स्पेशली मेंशन है इसका मतलब जो इंडिया की लड़ाई थी इंडिपेंडेंस के लिए, जो नेशनल मूवमेंट हुई, हमें उसे बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसमें से अलग से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है जी। उसके बाद आ गई हमारे पास इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो जो ज्योग्राफी है मैंने इंडिया की भी पढ़नी है, मेरे को वर्ल्ड की भी पढ़नी है। कौन कौन सी ज्योग्राफी पढ़नी है? देखो, हमने पढ़नी है, जस्ट अ सेकेंड, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वर्ल्ड की भी और इंडिया की भी। फिजिकल हो गई, जो हम लोग देखते हैं कहाँ पे डिजर्ट है, कहाँ पे प्लेन है, कहाँ पे पहाड़ है, ये सारी चीजें आती हैं हमारी फिजिकल ज्योग्राफी में। ठीक है जी। सोशल ज्योग्राफी जो हमारी सोसाइटी के ऊपर बेस्ड है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसी चीजें, ज्योग्राफी वो ज्योग्राफी जिससे हमारी इकोनॉमी प्रभावित होती है। ठीक है जी, जिसमें हम लोग कहते हैं जैसे एग्रीकल्चर है, ये प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है ना, जो एग्रीकल्चर हो गया वो इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास आ गई हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। हम लोग सारा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और ना कि सिर्फ इंडिया की, हम लोग वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आ गया हमारे पास इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो यहाँ इसको आप लोग जनरल क्या लोगे कि ये तो पॉलिटी का सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस जैसा पॉलिटी है। लेकिन उन्होंने पॉलिटी अलग लिखा है और गवर्नेंस अलग लिखा है। इसका मतलब आपको पॉलिटी भी पढ़नी है और गवर्नेंस को अलग से इंपॉर्टेंस देनी है। फिर जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, सबसे ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे आगे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, हमें अपने देश का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम पता होना चाहिए। देखो, पंचायती राज को अलग से बताया गया है, पंचायती राज इज इम्पोर्टेंट। फिर पब्लिक पॉलिसी। ठीक है जी। उसके बाद राइट्स इश्यूज। देखो, जो इन्होंने एटसेट्रा, डेफिनेटली इसके साथ जो भी अलग अलग हमारे पास टॉपिक्स हैं पॉलिटी में, वो तो करना है, लेकिन ये जो टॉपिक हमें स्पेशली मेंशन किए हैं यूपीएससी ने, इनको हमें बहुत ही ध्यान से, बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही डीपली करना है। ओके। उसके बाद हमारे पास है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहले क्या है हमारे पास? इकोनॉमी। इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी, और इकोनॉमी डेफिनेटली जो भी किसी देश की इकोनॉमी होती है वो उसकी सोसाइटी के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें हमें, देखो एटसेट्रा में बाकी सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली चीजें हैं वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको भी पता है कि आज के टाइम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपको हल्का सा मीनिंग बताती हूँ क्या होता है। देखो, जो डेवलपमेंट हो रही है, नो डाउट हमें डेवलपमेंट की जरूरत है। ठीक है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट वो होनी चाहिए जिससे कि हमारी जो है एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसको नुकसान ना हो। जो ह्यूमैनिटी है, जो या फिर पेड़ पौधे हैं, जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, इनको नुकसान ना हो, तो ऐसी डेवलपमेंट हो। तो ये हो गई हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद आ गया पॉवर्टी। पॉवर्टी बहुत इंपॉर्टेंट मसला है इंडिया के लिए। ठीक है, इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब सभी का, जो भी है कास्ट, वो सबको, हर तरह की जो लेवल के जो लोग हैं उनको इंक्लूड करना। फिर डेमोग्राफी आ गई, उसके बाद सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके साथ और भी। उसके बाद हमारे पास आ गए जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी। अब आपने क्या करने हैं, देखो जनरल इश्यूज बोला है, जो भी जनरल इश्यूज आ रहे हैं, जो भी आपको दिखता है कि आपके एनवायरनमेंट के रिलेटेड या बायोडाइवर्सिटी को या क्लाइमेट चेंज को जो इश्यूज इफेक्ट कर रहे हैं, वो सारे। अब स्पेसिफिकली मेंशन है कि यू डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन।
अब आपको एमएससी इन्वायरमेंट नहीं करने जाना, ठीक है, आपको ये एज एन एनलाइटेंड सिटीजन जो जो कुछ पता होना चाहिए, मेरे आसपास क्या हो रहा है, मेरे आसपास कहाँ पे किसी पोल्यूटेड नदी को ज्यादा पोल्यूट किया जा रहा है, कहाँ पे किसी नदी को साफ किया जा रहा है, पानी कहाँ पोल्यूट हो रहा है, कहाँ सफाई हो रही है, हवा कितनी प्रदूषित है, ठीक है जी। तो बहुत बार कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे जनरली जब हम देखते हैं कि जब ये हमारा चावल की फसल के उसको जो बन जाते हैं चावल वगैरह, तो जब फसल काट ली जाती है उसके बाद जब उसको जलाया जाता है तो कितना प्रदूषण हो जाता है, ठीक है। तो ये तो एक जनरल है, सबको पता है, ठीक है, पंजाबी में हमारे बोलते हैं पराली साड़ना, ठीक है, तो वो तो सभी को पता है ना, तो इसमें कुछ नई चीज नहीं है। तो ये सारी चीजें, लेकिन आपको इसमें डीपली स्टडी करना है कि हाँ ये कैसे होता है, और सिर्फ यही नहीं देखना कि ये हो रहा है, इसके क्या क्या इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इसको डीपली स्टडी करना, क्या रीजन है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच, तो ऐसे जनरल इश्यूज जो आपके आसपास आते हैं एज एन एनलाइटेंड सिटीजन, ठीक है जी। तो आपको, जैसे मैं आज ही एक न्यूज सुन रही थी, लुधियाना में जो बुड्ढा नाला बोला जाता है, ठीक है, तो वहां उसमें क्या है, पोल्यूटेड पानी जो है किसी इंडस्ट्री का वो मिक्स हो गया और लोगों के घरों में चला गया है, तो ये एक जनरल इशू है, ठीक है। तो ये एक तरह का एक ऐसा इशू है जिसके बारे में बीइंग द सिटीजन मेरे को पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट हो गया जनरल साइंस। जनरल साइंस तो हमारा सब्जेक्ट है ही, ठीक है, तो ये जनरल साइंस में, अब इसमें जहां पे देखो कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हमें बेसिक्स पता होने चाहिए। यहाँ भी कोई आपको स्पेशलाइज्ड नहीं होना, मेरे को बीएससी एमएससी नहीं करनी, लेकिन मेरे को अच्छे से इसके बेसिक्स पता होने चाहिए, एंड फॉर दैट डेफिनेटली हम लोग 6 से लेके 12 तक एनसीईआरटीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो, स्पेशली बोला गया है कि आपको स्पेशलाइजेशन नहीं करनी, तो जब स्पेशलाइजेशन नहीं करनी तो आप क्या करोगे, आपको उसमें आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो कि आपको बेसिक्स से ही आती है, एंड बेसिक्स इज इक्वल टू एनसीईआरटी, एंड दिस इज द रीजन कि मैं आप लोगों को एनसीईआरटी शुरू करवाई है, 6th क्लास से शुरू करवाई है, क्योंकि 6th to 12th ही एनसीईआरटी जो है वो आती है, ठीक है। और एनसीईआरटी कोई ऐसे खाला जी का बाड़ा नहीं है कि क्या यार ये तो 6वीं से 12वीं है, क्या चीज है। मैं लिख के कह सकती हूँ कि इवन 6th क्लास की बुक से अगर एक क्वेश्चन आपको यूपीएससी घुमा के पूछ ले तो आप अच्छे खासा बंदा कंफ्यूज हो सकता है, बिकॉज एनसीईआरटी जो है बहुत डीप है, अपने आप में बहुत डीप है। ओके, चलो जी, उसके बाद आ गया हमारा पेपर 2 जो कि है सी सैट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। 200 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे की इसकी ड्यूरेशन है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि इस वीडियो का हमें पार्ट 3 भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो जो है अननेसेसरी ये बड़ी हो जाएगी, फिर मैंने देखा है कि ज्यादा बड़ी वीडियो होती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो थक रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस सी कितना हम कवर कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अब इसमें क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। आप लोगों ने सभी ने कॉम्प्रीहेंशंस किए होंगे, पढ़ाई की है आप लोगों ने, आप इंग्लिश वगैरह पंजाबी कुछ भी इंग्लिश का लगा लो, इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन आपको एक पैसेज दे देते हैं, उसमें से आपने आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन आ गए, फिर इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी है इसमें, ठीक है। फिर लॉजिकल रीजनिंग जिसको आप एनालिटिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी का पेपर बोलते हो, वो हो गया। देन डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक जनरल मेंटल एबिलिटी हो गई, ठीक है। एक लॉजिकल रीजनिंग वगैरह हो गया, ये मैथ्स का साइड आ जाएगी, और मेंटल एबिलिटी, और थोड़ा सा बेसिक न्यूमरेसी, ठीक है जी। तो बेसिक न्यूमरेसी देख लो, क्लास 10th के लेवल की है, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ये देखो ये इन्होंने स्पेशली बताया है। तो जो आपको टॉपिक स्पेशली लिखे है ना, तो वो तो आपको बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है, एटसेट्रा उसके अलावा भी करने, लेकिन ये वाले टॉपिक्स किसी हालत में नहीं छोड़ने, और बहुत 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 अच्छे से करने हैं, ओके, ठीक है। तो आ गया बेसिक न्यूमरेसी, उसके बाद आ गया डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपके पास हैं चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, टेबल्स हैं, डाटा सफिशिएंसी एटसेट्रा। तो ये दोनों जो है ये याद रखना है, ये क्लास 10th लेवल के आपके पास आएंगे, ठीक है जी। तो ये है आपका बेसिक सिलेबस, ओके। तो उसके बाद कुछ नोट है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। सबसे पहले
Part 2 of Civil Services Preliminary Examination will be a qualifying paper with minimum qualifying marks fixed at 33%. तो जो पार्ट 2 है यानी कि जो सी सैट है वो जस्ट क्वालिफाइंग है, उसमें कैंडिडेट को 33% मार्क्स देने हैं, उसको जस्ट क्वालिफाई करना है और वो जो उसमें कट ऑफ में उसके मार्क्स जो है वो नहीं इंक्लूड किए जाते। तो यहाँ पे हो गया हमारा 33%। उसके बाद क्वेश्चंस जो है वो मल्टीपल चॉइस होंगे या जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव होंगे। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन बोथ द पेपर्स ऑफ सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जामिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। दोनों में ही अपीयर होना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है टू अपीयर इन बोथ, ठीक है। Therefore, a candidate will be disqualified in case he or she does not appear in both the papers. अगर एक में भी नहीं अपीयर होता तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। अब जो मेंस एग्जामिनेशन है क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, वो इसी के कंटिन्यूएशन में जो पार्ट 3 है वीडियो का उसमें आएगा। ओके, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 3 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।